अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। कैसे बेटा आप? ठीक हैं, सब खैरियत हैं? अच्छा बेटा, हमने ना वीक 3 में चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर स्टार्ट किया था और इसके आपको बताया था। सबसे पहले हम ना जो इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड में रिपीट हो रहे हैं तो वो पहले करेंगे। तो ये सभी वही शॉर्ट क्वेश्चन हैं बेटा जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, इसलिए इनको अच्छे तरीके से करना है। तो हमने जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था बेटा उसमें हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, ठीक है। आज का लेक्चर हमारा स्टार्ट हो रहा है बेटा, स्टेट द अर्शमीदस प्रिंसिपल, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ टोटली और पार्शियली इमर्स्ड इन अ लिक्विड एंड अप थ्रस्ट एक्ट्स ऑन इट इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेसेस, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को आप टोटली तौर पे या पार्शियली तौर पे, यानी कि आधा इमर्स्ड हो और आधा ना इमर्स्ड हो, को किसी भी लिक्विड में डिप करते हैं तो उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट फोर्स एक्ट करती है। तो इधर बेटा आपको मैं बताऊंगा कि अपथ्रस्ट फोर्स क्या होती है। आप देखिए बेटा, आपके पास कोई भी कंटेनर है, ठीक है, ये देखिए, ये आपके पास कोई भी कंटेनर है, ठीक है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, ये लिक्विड, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट है बेटा, आप उसको इसके अंदर लेकर आते हैं, उसको डिप करते हैं, तो आप देखते हैं जैसे आप इसको उसके बॉटम में लाकर छोड़ते हैं तो वो दोबारा अपने सरफेस के ऊपर आ जाता है, ठीक है ना, सरफेस पे आ जाता है। और ये सरफेस पे क्यों आता है? कोई ना कोई तो इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है ना, जिसकी वजह से सरफेस पे आया है। जो फोर्स इसको बॉटम से सरफेस पे लेकर आई है उस फोर्स को बेटा अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं, ठीक है, जो कि उसके वेट के मुताबिक ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है। ओके, अच्छा, तो अब बेटा नेक्स्ट देखें। एक एक्सपेरिमेंट आप घर में भी कर सकते हैं। कोई भी बर्तन पानी का भर लें आप, तो उसके अंदर एक बर्फ़ का टुकड़ा पकड़ लें, उसको पानी से नीचे तक लेकर आएँ। जैसे ही आप छोड़ेंगे ना बेटा, आपका हाथ निकालने से पहले जो बर्फ़ का वो पीस होगा ना, वो सरफेस पे आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसके ऊपर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है? अपथ्रस्ट फोर्स। इट्स जो फोर्स बॉटम से सरफेस पे किसी भी ऑब्जेक्ट, लाइट वेट को, ऑब्जेक्ट को अपनी सरफेस पे ले आती है, उसको उस पर कौन सी फोर्स एक्ट करती है? अपथ्रस्ट फोर्स, ठीक है। तो यही अर्शमीदस का बेटा प्रिंसिपल था। उसने कहा था कोई भी बॉडी है उसको आप टोटली इमर्स्ड कर लें या फिर पार्शियल इमर्स्ड करें, तो जो उसके ऊपर अपथ्रस्ट फोर्स लग रही होती है वो इसके वेट के इक्वल होती है, ठीक है ना, जितना ये लिक्विड अपने नीचे से डिस्प्लेस करता है। इसका डेट इज़ कॉल्ड अर्शमीदस प्रिंसिपल। और ये आगे एमसीक्यू है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा कि अर्शमीदस प्रिंसिपल जो होता है किसके लिए एप्लीकेबल होता है? लिक्विड के लिए एज वेल एज गैसेस के लिए, ठीक है। इससे पहले हमने पास्कल लॉ पढ़ा था। पास्कल लॉ में हमने पढ़ा था कि वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड्स के लिए ही वैलिड होता है, लेकिन जो अर्शमीदस प्रिंसिपल होता है ये लिक्विड्स के लिए भी वैलिड होता है और गैसेस के लिए भी वैलिड होता है। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट है व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। फ्लोटेशन का प्रिंसिपल क्या है? इसमें जो भी बेटा ऑब्जेक्ट जिसको आप पानी के अंदर डिप करना चाह रहे हैं, सिंक करना चाह रहे हैं, ठीक है, या फ्लोट करना चाह रहे हैं, दोनों उसका जो वेट होगा ना, किसी भी चीज़ को जो आप फ्लोट करना चाह रहे हैं उसके ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये देखें, एक पत्थर का टुकड़ा होता है, ये फर्ज करेंगे पत्थर का टुकड़ा है, ठीक है, इसको आप ये देखें, ये एक पत्थर का टुकड़ा है, इसको आप पानी में जब फेंकते हैं तो ये उसके अंदर सिंक कर जाता है, डूब जाता है पानी के अंदर। इसी तरह होता है ना, हालांकि जहाज़, बाहरी जहाज़ जितना बड़ा होता है, ठीक है ना, इतना बड़ा होता है, ठीक है ना, वो पानी के ऊपर फ्लोट करता रहता है। क्यों? क्योंकि बेटा वो इसलिए फ्लोट करता है क्योंकि उसके ऊपर लगने वाली अपथ्रस्ट फोर्स उतनी ही ज़्यादा होती है, जितना कि वो अपने नीचे पानी का जितना ज़्यादा वॉल्यूम गिरेगा उसके ऊपर उतनी ही ज़्यादा अपथ्रस्ट फोर्स लगेगी, और ये जितना कम एरिया गिरेगा तो उतनी ही इसके ऊपर कम फोर्स लगेगी, ठीक है ना। इसलिए जो पत्थर होता है वो पानी में डूब जाता है, लेकिन जो बहरी जहाज़ होते हैं, बोट होती हैं, वो फ्लोट करती हैं पानी के ऊपर। ओके, दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। आगे बेटा नेक्स्ट आ गया जी, डिफाइन इलास्टिसिटी क्या होती है। किसी भी बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर यानी कि फ़र्ज करें उसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट करते हैं। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है बेटा? डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्म यानी कि किसी भी चीज़ की फॉर्म को ख़राब कर देना। ओके, डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब होता है, फ़र्ज़ करें आपके पास एक एप्पल था, ठीक है, एक एप्पल है, आप एक नाइफ़ लेते हैं, नाइफ़ से इसको काट देते हैं,
अब जब आपने इसको नाइफ लेकर काट दिया है, इसके ऊपर कौन सी फोर्स, किसी आपने इसके ऊपर जब नाइफ रखा है बेटा उसके ऊपर कोई ना कोई तो फोर्स लगाई है ना आपने, 1 न्यूटन 5 न्यूटन, वो जो फोर्स लगा देते हैं ना उस फोर्स को बेटा डीफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं, जो कि इसकी शेप को चेंज कर देता है। अब देखिए पहले इस तरह का एप्पल था, जब आपने इसके ऊपर फोर्स लगाए 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, एक हिस्सा इस तरह आ जाएगा, एक हिस्सा इस तरह, एक पार्ट इस तरह आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये देखें इसकी शेप भी चेंज होगी, इसका वॉल्यूम भी चेंज हो गया और इन दोनों का वेट भी चेंज हो गया, ठीक है ना। आप देखें ओरिजिनल इसका ये साइज था, लेकिन जो हमें दोबारा मिला है आफ्टर डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट ऑन इट, वो इस तरह के पीसेस मिले। यानी कि ऐसी फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज़ में उसकी शेप में तब्दीली पैदा करे, उसको चेंज करते, तो उसको क्या कहते हैं बेटा, डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। और इलास्टिसिटी क्या होती है, किसी भी बॉडी, फर्ज करें आपके पास एक रबर बैंड है, ठीक है ना, उसको आप खींच दें, यहाँ तक खींच देते हैं, ठीक है ना, और यहाँ आगे तक जब आप इससे ज़्यादा खींचते वो टूट जाती है, लेकिन एक ऐसी लिमिट आती है जहाँ तक वो नहीं टूटती, आप खींचे भी रखें उसको, वो जो लिमिट होती है बेटा उसको इलास्टिक लिमिट कहते हैं, ओके। और अगर देखें आप रबर बैंड को इतना खींच दोबारा छोड़ दें, दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, यानी कि पहले इतना था, जब आपने खींच कर इतना बड़ा कर लिया, और जैसे इसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा देंगे तो दोबारा फिर वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में वापस आ जाएगा। डेट इज़ कॉल्ड इलास्टिसिटी, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देखें, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप एज द डिफॉर्मिंग फोर्स केसेस टू एक्ट, यानी कि जो उसके ऊपर अमल करती है डिफॉर्मिंग फोर्स के सिलसिले के बाद, ओके। आगे बेटा स्ट्रेस आगे, स्ट्रेस क्या होती है, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया एट द सरफेस ऑफ अ बॉडी, ठीक है। इसका जो फोर्स पर यूनिट एरिया, इसका बेटा आपने फार्मूला पढ़ा था, प्रेशर का भी यही फार्मूला आपने पढ़ा था ना, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, पी इक्वल्स टू एफ ओवर ए। स्ट्रेस भी बिल्कुल वही होती है जो किसी भी बॉडी के यूनिट एरिया पर एक्ट करती है, डेट इज कॉल्ड स्ट्रेस। और इसका यूनिट भी बेटा वही होता है, न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। जैसे हमने प्रेशर का निकाला था, ये देखें प्रेशर आपने लिखा था जी पी इक्वल्स टू एफ ओवर ए, यही आपने लिखा था ना। तो अब देखें फोर्स का यूनिट बेटा क्या आता है, न्यूटन, और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। जब मीटर को ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसलिए प्रेशर का जो यूनिट होता है वो भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और जो स्ट्रेस होती है इसका यूनिट भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ओके। अच्छा, ये आपने बेटा फार्मूला याद कर लेना, साथ में यूनिट याद कर लेना। अच्छा जी, नेक्स्ट आपका बेटा क्वेश्चन आ रहा है जी, स्ट्रेन क्या होती है। When stress act on a body, it may change its length, volume or a shape. The ratio of the, यानी कि बेटा इसमें वो कह रहे हैं जब भी किसी बॉडी के ऊपर कोई स्ट्रेस यानी कि कोई भी फोर्स एक्ट करती है तो उसका लेंथ को चेंज कर सकती है, उसके वॉल्यूम को चेंज कर सकती है, या उस बॉडी की शेप को चेंज कर सकती है। तो जो यानी कि जो पहली शेप थी आफ्टर एक्ट द डिफॉर्मिंग फोर्स, और जो एक बिफोर एक्ट द डिफॉर्मिंग फोर्स, उनकी जो रेशो होती है उसको बेटा हम स्ट्रेन कहते हैं। और इसका कोई यूनिट नहीं होता स्ट्रेन का, ये एमसीक्यू आता होता है। आप देखें हमने सिर्फ यही पढ़ा है कि स्ट्रेन जो होती है वो किसी भी की वॉल्यूम, अगर सेम बेटा किसी की भी वैल्यू हो ना, उसका कोई यूनिट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी बॉडी एक्ट कर रही है वो उसकी लेंथ में चेंज करती है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ, इसी तरह आएगा ना, चेंज इन ये देखिए चेंज इन लेंथ हम ले लेंगे और नीचे ओरिजिनल लेंथ ले लेंगे। अब लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, और ओरिजिनल लेंथ का भी यूनिट मीटर। मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा, इधर तो कुछ भी नहीं ना आएगा, तो इसलिए हम कहेंगे स्ट्रेन हैज़ नो यूनिट। ये एमसीक्यूज भी आता होता है, ओके, क्योंकि जो कोई भी सेम जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनका कोई यूनिट नहीं होता। नेक्स्ट बेटा टेंसाइल स्ट्रेन क्या होती है, अगर हम किसी भी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करें तो उसकी लेंथ चेंज हो जाए। सिर्फ ये जहन में रखना है कि टेंसाइल स्ट्रेन उसको कहते हैं, अगर हम किसी भी बॉडी के ऊपर ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस को अप्लाई करते हैं, अगर उसकी लेंथ चेंज हो जाती है देन वी विल बी कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन। और इसका फॉर्मूला आपको बता दें बेटा, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। आप देखें लेंथ का यूनिट मीटर होता है, नीचे भी लेंथ है तो इसका यूनिट भी मीटर, मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा, तो सो टेंसाइल स्ट्रेन हैज़ नो यूनिट। आगे बेटा नेक्स्ट आ गया जी
हुक्स लॉ क्या क्या होता है इसमें बेटा, ये जैसे जैसे आप स्ट्रेस को बढ़ाएंगे स्ट्रेन बढ़ती जाएगी, यानी कि स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्ट्रेन। और ये देखिए आपके सामने ये कॉम्बिनेशन लिखा है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को ख़त्म करेंगे आपको बेटा बताया था इक्वल्स टू आ जाता है, और जब हम कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे तो स्ट्रेन मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। और ये जो टोटल रिलेशन है ना, ये हुक्स लॉ का रिलेशन है, कांस्टेंट इक्वल्स टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, और ये एमसीक्यूज आता होता है, ठीक है ना। जो हुक्स लॉ के अंदर कांस्टेंट है वो किसके इक्वल होता है, ओके। और नीचे लिखा जाए हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल काइंड ऑफ द डिफॉर्मेशन एंड ऑल टाइप्स ऑफ द मैटर सॉलिड लिक्विड और गैसेज विद इन अ सर्टेन लिमिट। अभी बेटा देखें, अब आप कंपेयर करें, हमने पास्कल लॉ पढ़ा था वो सिर्फ लिक्विड के लिए वैलिड होता है, और जो हमने स्मिथ्स प्रिंसिपल पढ़ा था वो लिक्विड के लिए भी वैलिड होता है, गैसेज के लिए भी वैलिड होता है। ऑन दी अदर हैंड जो हुक्स लॉ होता है बेटा, ये सॉलिड लिक्विड और गैसेज ये तीनों के लिए वैलिड होता है। ये चीज़ें आपने ऑलवेज केप्ट इन योर माइंड। अच्छा बेटा, हमारा लास्ट वाला है जी यंग्स मॉडुलस, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ दिस चैप्टर। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इस चैप्टर की। यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन की बेटा जो रेशो होती है इसको आप यंग्स मॉडुलस पढ़ते हैं, ओके। द रेशो ऑफ द स्ट्रेस टू द टेंसाइल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। अब इधर से देखें इसका यूनिट कैसे निकालना है। जो टेंसाइल स्ट्रेन होती है बेटा, हमने पीछे पढ़ी ना, जो पीछे पढ़ा है अभी, टेंसाइल स्ट्रेन हैज़ नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता, तो बेटा नीचे 1 ही आ जाएगा। तो स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है बेटा, न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर, ये देखिए। तो इसका जो यंग्स मॉडुलस का यूनिट है बेटा, ये क्या आ जाएगा, न्यूटन, इसका बेटा यूनिट आ जाएगा न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर, ओके। यंग्स, अब इधर बेटा देखने वाली ये बात है, आपने ये याद रखना है, अगर हम प्रेशर को लेते हैं या स्ट्रेस को लेते हैं, प्रेशर को ले लें, स्ट्रेस को ले लें, यहाँ बेटा आप यंग्स मॉडुलस को ले लें, ठीक है ना। ये तीनों के बेटा सेम यूनिट है, न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि प्रेशर का, स्ट्रेस का और यंग्स मॉडुलस का सेम यूनिट होता है, न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। यहाँ तक बेटा हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं, और इस तरह बेटा हमने चैप्टर नंबर जो 7 है इसके शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, और ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।